जय हिंद साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार सुपर टारगेट मैट्रिक चैनल में। दोस्तों कैसे आप सभी आशा उम्मीद बिल्कुल मस्त, बिल्कुल ही स्वस्थ जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के मैथ के प्रश्न। 25 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर होंगे और आप उसको सॉल्व करते हुए नजर आएंगे और मैं आपको उसका सॉल्यूशन कराते हुए नजर आऊंगा। दोस्तों क्वेश्चन जो है आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख लीजिएगा दोस्तों। पीडीएफ मैंने आपको अवेलेबल करा दिया है, ठीक है। पीडीएफ ओपन कीजिए, क्वेश्चंस को हल कीजिए, फिर आइए वीडियो सोल्यूशन जरूर देखिए। सोल्यूशन आपको कैसे करना है वो चीज मैं आपको यहाँ पे सिखा दूँ। पहला प्रश्न होगा और आप पहले प्रश्न को पीडीएफ से देखिएगा और मैं उस प्रश्न को आपके सामने बोल करके बताता हूँ, लिखता नहीं, बोल करके समझा देता हूँ। प्रश्न कह रहा है ए मैन ट्रेवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस। आपको पहले मैं ये बता दूं कौन सा पेपर है। भाई देखो ये CHSL का पेपर है और ये 14 मार्च को कंडक्ट कराया गया था 2:30 बजे से 3:30 बजे तक, यानी कि 30 सेकंड। अब इस पे हम जो क्वेश्चन है उस पर हम बात करते हैं। पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर है और उस प्रश्न को मैं बताता हूँ क्या कह रहा है प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है A man traveled a certain distance by train at the speed of 50 किलोमीटर पर आवर। यानी एक आदमी है, वो कुछ दूरी ट्रेन से ट्रेवल किया और वो स्पीड जो थी मेरे दोस्त वो 50 किलोमीटर पर आवर है। यानी ट्रेन से उसने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कुछ दूरी उसने तय की है मेरे दोस्त। और उसके बाद कह रहा है एंड वॉकड बैक, और वह टहल करके वापिस आता है एट द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। यानी वो यहां से ट्रेन से चलना शुरू किया था, यहां तक ट्रेन से गया 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और फिर वो यहीं से वापस आता है अपने डेस्टिनेशन पर इसी रास्ते से। और इस बार जो स्पीड है मेरे दोस्त वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आ रहा है मेरे दोस्त। और कह रहा है इफ द होल जर्नी टू 12 आवर्स, यानी कि कह रहा है ट्रेन से जाने में और वापस आने में टोटल उसे मेरे दोस्त 12 घंटे लगते हैं। 12 आवर्स उसे लगते हैं मेरे दोस्त, 12 घंटे लगते हैं। कह रहा है देन व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। तो कह रहा है कि ट्रेन से चली गई कुल दूरी कितनी है मेरे दोस्त, बताइएगा ट्रेन से चली गई कुल दूरी कितनी है। ऑप्शंस आपके सामने होंगे, इसको मैं ऑप्शंस से ही करना आपको सिखाऊंगा। ऑप्शन से ट्रेन से चली गई दूरी 100 किलोमीटर है या 150 है किलोमीटर, मान लीजिएगा ये 120 है, ये 180, ये किलोमीटर में से बताइएगा दोस्त। इसको मैं आपसे ऑप्शंस करना सिखाऊंगा मेरे दोस्त। देखिएगा अगर वो व्यक्ति ट्रेन से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया है और मानते हैं कि ट्रेन से वो 100 किलोमीटर गया है, तो 100 किलोमीटर वापस भी तो आया होगा, क्योंकि जितना गया उतना ही आया। तो 50 की स्पीड से 100 किलोमीटर गया, यानी कि 2 घंटे लगे, बहुत ही शानदार। और कह रहा है कि वही इतनी डिस्टेंस वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आया, यानी कि 100 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आया, यानी कि उसे आने में कुल 10 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, 10 घंटे लगे। तो क्या मेरे भाई टोटल जर्नी 12 घंटे की नहीं होगी? हो गए, हाँ टोटल जर्नी 12 घंटे की हो गई। यानी कि यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर गया कि ट्रेन से जो चली गई दूरी थी वो 100 किलोमीटर थी और वापस भी आई गई दूरी कितनी थी? 100 किलोमीटर थी। यानी टोटल डिस्टेंस कितना था? 200 किलोमीटर, यानी कि आना और जाना मिला। 100 गया 50 की स्पीड से, 100 आया 10 की स्पीड से, तो टोटल से 12 घंटे लगते हैं मेरे दोस्त। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर था, आप इसको देखिए और इस पर गौर कीजिए मेरे दोस्त। दिख रहा है? चलो मेरे दोस्त अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 में बढ़ेंगे मेरे दोस्त। थोड़ा बड़ा बड़ा सवाल लिखता हूँ, ठीक है ना, दिखने में, ताकि आपको दिक्कतें ना हो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा तो मजा तो आएगा ही मेरे दोस्त, मजा तो आपको आएगा ही, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं है तो सॉल्यूशन तो बड़े बड़े दिखने चाहिए। दूसरा प्रश्न लिख ही देता हूँ क्योंकि छोटा सा है तो लिख ही देता हूँ। कह रहा है मेरे दोस्त कि 3 cos 62 डिग्री अपॉन sin 28 डिग्री -2 tan 34 डिग्री अपॉन cot 56 डिग्री का मान क्या होगा? ऑप्शंस आपको दे देता हूं। ऑप्शन है 1, 3,
5 और 4, 3, 1, 5, 4 ये आपके ऑप्शन है, उत्तर दीजिए इसका। बताओ, चलिए समय नहीं लूंगा क्योंकि आपको मैंने बता दिया, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉल्व कीजिए या तो फटाफट अंदाज में उत्तर आएगा। मेरे दोस्त, क्या cos 62 sin 28 के बराबर नहीं है? क्या sin 90 माइनस थीटा cos थीटा नहीं होता है? कभी होता तो है। तो यानी कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है और ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। तो भैया जब ये वैल्यू इसके बराबर है तो ये दोनों कट गए आपस में, और जब ये वैल्यू इसके बराबर है तो ये दोनों आपस में भी कट गए। ये tan 90 माइनस थीटा करोगे तो cot थीटा आएगा, यहाँ पे आ जाएगा cot 56, यहाँ पे भैया cos 90 माइनस थीटा करोगे sin थीटा आएगा, तो cos 90 माइनस 28 करोगे तो sin 28 आ जाएगा, तो sin 28 से sin 28 जाएगा, यहाँ पे cot 56 से cot 56 चला जाएगा। तो यहाँ भैया 3 बचेगा, कहोगे हाँ, और यहाँ ये 2 बचेगा, कहोगे हाँ, बीच में माइनस है, कहोगे हाँ, उत्तर इसका 1 आएगा। बोलो हाँ, बोलो सारा समझ में आ गया? बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त मेरे दोस्त, दिख रहा है स्क्रीन। इस बार तो मजा आ गया मेरे दोस्त, शायद इस बार तो स्क्रीन में पूरी तरीके से तो हल्का मची गया होगा, इतना बड़ा बड़ा मैंने जो लिख दिया है। चलिए मेरे दोस्त, अब करते हैं तीसरा सवाल, अगला सवाल पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, आपको अप्रोच कैसे करनी थी, मैंने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था, ठीक है, बहुत ही फास्ट, और मुश्किल से 15 से 20 मिनट में मैंने, हाँ मुझसे 15 मिनट लगे थे, ठीक है, 12 से 15 मिनट लगे थे। तीसरा सवाल करता हूं और तीसरा सवाल आपको बताता हूं। करिए दोस्त, राइटिंग मत जाइएगा, सवाल को समझिएगा दिमाग से, ध्यान से, आराम से बोल रहा हूं, तसल्ली से, भागने की देरी नहीं है, क्वेश्चंस फटाफट अंदाज में कराने की देरी है। करते हैं, प्रश्न को समझते हैं और प्रश्न को पढ़ते हैं। कहां चला गया भाई, बहुत नीचे आ गए, एक मिनट रुकिए मेरे दोस्त। हाँ, कह रहा मेरे दोस्त, A, B and C together can finish a piece of work in 20 days। लिख लेते हैं, जितना बोले उतना लिखते हुए चले। कह रहा है कि मेरे भाई A प्लस B प्लस C किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में मेरे दोस्त? 20 डेज में करते हैं। लिख लिया हम, कोई दिक्कत। अब कह रहा है A alone can finish the work in 40 days, यानी A अकेला इसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ये सवाल लिखा, A, B और C किसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, उसी काम को A अकेला 40 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। फिर कह रहा है what part of the work B and C together can finish in a day, यानी एक दिन में B और C मिल करके काम का कितना भाग पूरा करेंगे। पहले हमको पूरा पार्ट तो निकालना पड़ेगा काम, दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्त? 20 और 40 का एलसीएम आएगा 40। बहुत ही शानदार। अब भैया 20 से 40 को भाग करोगे 2 बार में जाएगा, कहोगे जी हाँ, ये 2 बार में गया। और 40 से 40 को भाग करोगे तो 1 बार में, कहोगे हाँ भैया ये तो 1 बार में ही गया। यानी ए, बी और सी की इफिशियंसी जो निकालता है ना दोस्त, ये इफिशियंसी होता है। जब वर्क एंड टाइम पढ़ाऊंगा बहुत मजा आएगा, जबरदस्त, ठीक है। तो ए, बी और सी की जो इफिशियंसी मेरे दोस्त वो 2 है, और ए की जो इफिशियंसी है वो 1 है। तो क्या भैया, जब ए की इफिशियंसी 1 है और ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 2 है, अगर ए की इफिशियंसी 1 है तो क्या बी प्लस सी की इफिशियंसी 1 नहीं होगी? कहोगे होगी। यानी बी जो है, बी और सी मिल करके एक दिन में 1 की इफिशियंसी से काम करेंगे। तो एक दिन में कुल कितना काम करेंगे भैया? 1 की इफिशियंसी से 40 काम, यानी 1/40 काम एक दिन में करेंगे। कंप्लीट, समझ में आया? वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत ही जबरदस्त आएगा, बहुत ही मजा आएगा मेरे दोस्त। ये तो आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न। अगले चौथे सवाल पर आएंगे हम, और देर नहीं करेंगे, विलंब नहीं करेंगे, और चौथे सवाल को हम हल करेंगे। कुछ धमाकेदार होगा चौथा सवाल। कह रहा है द बार ग्राफ गिवन बिलो शोन द फॉरेन ट्रेड बाय 2 कंट्रीज। 2 कंट्री के फॉरेन ट्रेड के बारे में चौथा बात कर रहा है। क्या कह रहा है मेरे दोस्त? बात करते हैं, इसको हम पहले चार्ट बना लेते हैं तो आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आएगा।
डेट से चार्ट। एक मिनट रुकिए दोस्त, थोड़ा सा समय दीजिएगा। मेरे को चार्ट मत जाइएगा, समझने में जाइएगा, सवाल को समझ में आ रहा है नहीं ये बताइएगा, राइटिंग पे मत जाइए, ठीक है दोस्त। ये आपका चार्ट है और कह रहा है कि बादल गंगा पेंटिंग है, ठीक है ना दोस्त, ये पेंटिंग हुई है, ठीक है ना बादल, ठीक है, ठीक है, ये पेंटिंग कह रहा है ये 170 है और ये 45 है, ये 150 है, ये 105 है, ये 75 है, ये 195 है, इससे ऊपर होना चाहिए था लेकिन नहीं है, ठीक है, आप इतना समझ तो लेंगे। 65 है, 175 ये भी है, ये 35 है, ये 90 है, ये Y1 साल में है, ये Y2 में है, ये Y3 में है, ये Y4 में है, ये देखो 5 देश हैं, उन्होंने सॉरी 2 देश हैं ए और बी, ठीक है। इसमें जो कह रहा है जो नहीं रंगा है ना, जो नहीं रंगा है वो ए देश है और जो ये रंगा वाला पार्ट है ना ये बी देश है, ठीक है दोस्तों। तो जो नहीं रंगा है वो ए वाला पार्ट है, जो नहीं रंगा है वो ए वाला, जो रंगा है वो बी वाला। तो कह रहा भैया 5 देश हैं, नहीं 2 देश हैं ए और बी, और 5 साल में उन्होंने फॉरेन ट्रेड किया, ठीक है। तो पूछ रहा है J1 और J2 का अंतर बता दो, सॉरी J2 और J1 का अंतर बता दो। तो मेरे दोस्त J2 और J1 का अंतर पूछ रहा है, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए J2 और J1 है क्या, बता रहा है सवाल क्या। सवाल कह रहा है J1 जो है ना वो द टोटल फॉरेन ट्रेड मेड बाय कंट्री ए इन ऑल द 5 ईयर, यानी ए ने इन 5 साल जितना ट्रेड किया वो J1 की वैल्यू है, और J2 की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, द टोटल फॉरेन ट्रेड बाय द कंट्री बी इन ऑल द 5 ईयर्स। यानी J2 जो है मेरे दोस्त वो बी ने जितना ट्रेड किया 5 साल, ये ट्रेड बी का है, तो जितना ट्रेड बी ने किया 5 साल उनका सम है। तो भैया J2 क्या आएगा, इन 5 का सम। तो 45 में 105 जोड़ेंगे 150, लिख लो, और J2 जोड़ रहे हैं ना, हाँ, तो 195 और 175 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 5 10, 916 17 1 2 3 370 हो जाएगा, वही 90। तो J2 की वैल्यू क्या है भैया, जो बी देश है, बी देश जो है उन्होंने जितना 5 साल में ट्रेड किया, यही ट्रेड किया 0 21 2 4 610, यानी J2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, 610, ठीक है। अब हम J1 की वैल्यू निकालते हैं। J1 क्या है, जो ए ने ट्रेड किया 5 साल उसका सम, तो भैया ए ने यही ट्रेड किया जो खाली खाली है, तो 170 150 जोड़ेंगे कितना आएगा मेरे दोस्त, 320, ठीक है, प्लस ये 75 ये 65 140 प्लस 35, जोड़ दो इसको, क्या आएगा मेरे दोस्त, J1 की वैल्यू यही तो होगी, कहोगे हाँ, जोड़ो इसको, 5 4 3 7 2 9 4 495 आ गया। सवाल ने कहा है J2 से J1 को माइनस कर दो, तो J2 की वैल्यू 610 है, माइनस J1 की वैल्यू 495 है, माइनस कर दो मेरे दोस्त, 10 से 5 गया 5 1 1 115 वैल्यू आएगी। समझ में कह रहा था J2 जो है, जो B ने ट्रेड किया 5 साल, B जो नहीं, जो रंगा है, ये जो ट्रेड का टोटल सम माइनस करना था J2 से J1 को। J1 क्या था, जो A ने ट्रेड किया 5 साल, ये जो खाली खाली है ये इनके सम, ठीक है। इतना सिंपल DI पूछेगा तो कोई नहीं कर लेगा, कौन नहीं कर लेगा, ठीक है। समझ में आ गया मेरे दोस्त, समझ में आ गया, देखता हूं करिए आप लोग जल्दी जल्दी। ओ ऊपर थोड़ा सा कट गया, देखो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा जो कट गया ना, ये हमने प्लस किया 495 है, ठीक है। अब इस बार वहां नहीं, अगले सूत्र पढ़ेंगे मेरे दोस्त, और अगला सवाल किस सिंपल। ये तो बड़ा गजब का है, मैं जो ट्रिग्नोमेट्री आपको जब मैं पढ़ाऊंगा ना, वैल्यूटिंग बहुत ही मस्त बताऊंगा मेरे दोस्त। ये वही सवाल है, आप इसको देख के तुरंत कर लेंगे मेरे से पढ़ने के। √2 sec² थीटा माइनस 4 sec थीटा
प्लस 2 रूट 2 की वैल्यू 0 है। करा भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या करना मेरे भाई। देखो दोस्त, सीधे आपके दिमाग में एक चीज जाना चाहिए, सीधे आपको वैल्यू पुट करनी है और मैं ये आपको कहूंगा आप 45 पहले पुट करिए। जब आप सेक 45 का मान रखेंगे, सेक 45 का मान क्या होता है, कब रूट 2, तो सेक स्क्वायर कर दोगे रूट 2 का रूट 2 यानी 2 यानी रूट 2 तो 2 हो जाएगा। 2 का रूट 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 रूट 2 और माइनस भैया सेक थीटा क्या होता है रूट 2, हमने थीटा 45 माना है 45 डिग्री, तो सेक 45 रूट 2 और 4 में रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 रूट 2 और यहां दिया है प्लस 2 रूट 2। क्या मेरे दोस्त, 2 रूट 2 2 रूट 2 4 रूट 2 और 4 रूट 2 से 4 रूट 2 माइनस 0 आ जाएगा, तो सेटिस्फाई है। यानी कुछ नहीं, थीटा का मान हम रखना है हमें 45, थीटा का मान रखना है हमें 45। तो sin 45 डिग्री 1/√2 1/√2 का स्क्वायर कर दोगे तो भैया क्या आ जाएगा 1/2 प्लस tan 45 का मान √2 और √2 का स्क्वायर करना है यानी कि 2। सॉल्व करोगे मेरे दोस्त तो क्या आ जाएगा 5/2। ठीक है, सॉरी tan 45 का मान 1 होता है, सॉरी दोस्त सॉरी tan 45 का मान 1 होता है, तो tan 45 का मान 1 स्क्वायर करोगे तो 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 1 2 3/2। कुछ नहीं किया, थीटा की वैल्यू हमने 45 रख दिया, वैल्यू हमारी यहां पे सेटिस्फाई हो गई, तो यहां पे हमने थीटा का मान 35 रख के। चलिए दोस्त आगे करते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है यम इज द इंसेंटर ऑफ ट्रायंगल XYZ, यानी कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है XYZ। यम जो है ना इन सर्कल है और कह रहा है मेरे दोस्त एंगल YXZ, एंगल YXZ प्लस एंगल YMZ बराबर है 150 डिग्री। तो कह रहा है एंगल YXZ बता दो क्या होगा, करें मिला दो, इससे इसको मिला दो, इससे कह रहा YXZ यानी इसका मान दे रहा है प्लस YMZ इसको, इन दोनों को जोड़ के कहा 150। तो भाई हमने कहा था, अगर हमने नहीं कहा था, अगर हमने कभी पढ़ाया नहीं आपको, इंसेंटर अगर दिया रहेगा, यम क्या इंसेंटर तो था, हाँ इंसेंटर दिया रहेगा तो भैया अगर ये थीटा होता है, अगर ये थीटा होता है तो इंसेंटर जो है दोस्त वो 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है और इन्हीं दोनों का सम दिया 150 यानी थीटा प्लस 90 प्लस थीटा बाई 2 का सम दिया 150। सम कर लो तो थीटा प्लस थीटा बाई 2 3 थीटा बाई 2 बराबर ये 90 इस तरफ ले जाओगे तो 150 से 90 जाएगा तो 70 नहीं 60 आएगा, 60 आएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे दोस्त 60, 3/2 उस तरफ जाएगा 2/3, ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने आता ही होगा आपको, तो आ जाएगा 40 डिग्री। थीटा का मान कितना आएगा मेरे दोस्त 40 डिग्री, थीटा का मान आएगा 40, तो इसका क्या आएगा मेरे दोस्त 90 प्लस थीटा बाई 2, थीटा है 40, थीटा बाई 2 20 और 90 प्लस 20 110। क्या मेरे दोस्त सेटिस्फाई नहीं हुआ, 40 110 150 सेटिस्फाई। पूछा है YXZ कितना है 40 डिग्री, उत्तर लिखो तो। क्वेश्चन करना कैसे मैं आपको वो सिखा रहा हूं, ना कि कैसे वहां पे ठिल हो जाना, वो क्वेश्चन करना कैसे वो सिखा रहा हूं, ठीक है दोस्त। इंसर्टर पे कभी भी एंगल देगा तो यहाँ पे 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा अगर ये थीटा होगा, यानी अगर ये 40 है ये 90 प्लस 40 बटा 2 यानी 20, तो 90 प्लस 20 110 होगा। दोस्तों क्वेश्चन जो है ना वो भाई बता रहा हूं पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, वीडियो अपलोड जैसी हुई मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कौशक बी बराबर 3/2, कह रहा है कॉट बी साइन बी बता दीजिए।
इतने आसान पूछते हैं ना भाई, कुछ कहने का नहीं। बताओ, ये सवाल है, ये तो सवाल है। चलो बताते हैं। हमने आपको नहीं बताया पर सुन लीजिए, एक फॉर्मूला है पी बी पी अपान एच एच बी। इंग्लिश का किसका, हिंदी में बच्चे पढ़ेंगे लाल कलर का, वही चीज भैया नोट कीजिएगा, बता रहा हूं। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, यानी कि साइन का मान पी बाई एच, कॉस का मान बी बाई एच, टेन का मान बी बाई बी, ऐसे ही कॉसेक का मान एच बाई पी, सेक का मान एच बाई बी, सी कॉट का मान बी बाई बी। भैया बी पी एच क्या है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, कर्ण, आधार और परपेंडिकुलर ऊंचाई। भैया कह रहा है कॉसेक, तो साइन कॉस टेन कॉसेक यह है, यानी हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर दिया है कि 3/2 है। बहुत शानदार। हाइपोटेनस 3 और परपेंडिकुलर 2 दिया है, तो ये बेस कितना होगा जरा हमें बताओ। बेस कितना होगा, कहोगे बेस तो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और इसी का रूट, यही होता है बेस, क्योंकि आ गया बेस √5। भैया एंगल तो सेम है, यानी जिस एंगल से ये निकला उसी एंगल से ये भी निकलेगा, तो ये बताओ कॉट बी क्या होगा, तो कॉट होगा बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस आया √5 अपान परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 2 मल्टीप्लाई साइन बी, साइन होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है कहोगे 2 है, अपान में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है 3। यहां तक समझ में आया, बहुत शानदार। तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या है ऊपर √5 और नीचे बचा 3, यानी √5/3 इसका जवाब हो गया मेरे दोस्त। आयोग ने इसका उत्तर √5/3 दिया था, यही उत्तर सही है। ठीक है दोस्त, तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, जो आइडेंटिटी होती है इसको याद कर लोगे, बहुत ही काम देगा, बहुत ही जगह मैं आपको इसका यूज बताऊंगा। ठीक है दोस्त, अगले सवाल में बढ़ेंगे दोस्त। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आपकी पीडीएफ में है, तो क्वेश्चंस को देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा, फिर आइएगा। ठीक है दोस्त, फिर आप ये देखिएगा आपने कितनी धीमे सॉल्व किया था, तेज सॉल्व किया था, मैं कितना आपको अप्रोच बता दिया। चलो मेरे दोस्त, 9वां प्रश्न कह रहा है अ ट्रेडर बाय 2 आर्टिकल फॉर 3000 ईच, यानी भैया 3000 रुपए का उसने दो, मतलब ईच पर की कीमत 3000 रुपए है, यानी उसने 2 सामान खरीदे, पहला और दूसरा, दोनों को उसने 3000 रुपए खरीदा, कहोगे हाँ, और while selling he earns a profit of 10% on one, यानी जब वो बेचने लगा तो एक पर भैया वो 10% का प्रॉफिट कमाया, एंड लॉस 20% ऑन अदर, और दूसरे पर भैया उसको 20% का घाटा हो गया। तो कह रहा है कि उसे ओवरऑल कितना घाटा हुआ, तो भैया ये बताओ 3000 की चीज है, 10% का फायदा कमाया, यानी कि भैया ये अगर 100% की वैल्यू थी 3000 और 10% का फायदा कमाया, यानी कि अब तो वैल्यू उसकी 110 हो गई। 100 की वैल्यू 3000, तो 1 की वैल्यू 30, 110 की वैल्यू हो गई भैया 3300। ठीक, समझे नहीं समझे, यानी भैया उसने खरीदा था 100% में, 100% में कोई चीज खरीदता है और बेचा भैया उसको 10% प्रॉफिट पे, यानी 110 पे बेचा। भैया कह रहा है कि 100% की जो वैल्यू है मेरे दोस्त वो 3000 रुपए है, 110% की वैल्यू निकाल दो ना, 100% की वैल्यू 3000, 1% की वैल्यू 30, 110% की वैल्यू 300, 3300 मल्टीप्लाई कर दो। अब भैया दूसरा सामान भी उसने 3000 में खरीदा, यानी भैया कोई भी चीज अपने आप में पहले 100% थी, उसने दूसरा सामान भी 100% पे खरीदा होगा, लेकिन बेचा कितने पे, 20% की घाटे पे, यानी 100 की चीज खरीद के उसे 20 के घाटे पे बेच दिया, यानी 80 में बेचा, 80 में बेचा। तो भैया अगर 100 की वैल्यू 3000 तो 1 की वैल्यू 30, 80 की वैल्यू कितनी होगी, और 2400 होगी। ठीक, दोनों सामानों को उसने खरीदा कितने में, कहोगे 3 और 3 6000 में दोनों को खरीद लिया। वे दोनों को बेचा कितने में, कहोगे 3300 प्लस 2400 यानी कि 5700 में दोनों को बेच दिया। अब बताओ इतने में खरीदा इतने में बेचा, क्या उसे 300 का लॉस नहीं हुआ,
300 का लॉस नहीं हुआ भैया लॉस परसेंट कैसे निकलता है, यानी घाटे का प्रतिशत कैसे निकलता है, क्योंकि घाटा बटे क्रय मूल्य जितने का खरीदा, यानी कि 6000 का खरीदा था पूरा और गुणे 100 परसेंट निकाल दो 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 6 पंचे 30, यानी कितने का घाटा हुआ इसमें 5%। सवाल में दम तो नहीं था, अगर अब भी ना कर पाओ बेकार। बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न में दोस्त। देखो दोस्त हम लोग यहाँ पे ना कैसे अप्रोच को करना है, कैसे ऊपर में अप्रोच होती है, हम वो सीख रहे हैं, ना कि कुछ और सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो बेहिचक रहिए, देखते रहिए, समझ में जरूर आएगा। 1-2 क्लास देखिए, बिल्कुल ही धड़ल्ले से समझ में आने वाला होगा, ठीक है दोस्त। करिए दोस्त 10वां सवाल करते हैं। पहले वाले सवाल को ध्यान से पढ़िए, खुद अटेम्प्ट कीजिए, ना आए या आए बेसिक से कीजिए, कैसे भी कीजिए, आंसर लाइए, फिर मेरे पास करिए। चलिए दोस्त, एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट की किस रेट पर, किस दर पर कंपाउंड एनुअली कंपाउंड किया जाता है मेरे दोस्त। तो पर एनम है तो बिल भी 1000 यानी 1000 रुपए, कितना हो जाएगा 1060 रुपए 90 पैसे। किस रेट पर, कितने साल में 2 साल। ऑप्शन है आपको 4% पर, 5% पर, 3% पर या 2%। बताओ। कंपाउंड है, सिंपल नहीं। चलिए मैं बताता हूं आपको। देखो 1000 है, अगर पहले को कंपाउंड क्या होता है समझो, ये ट्री होता है, यहाँ कोई वैल्यू होगी आपकी, यहाँ पे किसी परसेंट होगा तो वही वैल्यू यहाँ भी होगी, जिस परसेंट पे निकालेंगे वही वैल्यू यहाँ भी होगी, और फिर जब निकालेंगे 2 साल का तो इसी परसेंट पे यहाँ इससे से इसका परसेंट यहाँ होगा। यानी कि मान लेते हैं 1000 रुपये है, 10% पे कहा है, 1000 का 10% यानी कि 100, फिर 1000 का 10% यहाँ भी होता है यानी कि 100, फिर इस 100 का 10% होता है यानी कि 10। और भैया इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि आ गया 200, यानी कि भैया पहले साल 10 और दूसरे साल भी 10, यानी कि 20%, टोटल कितना मिला 20% मिला। और कंपाउंड इंटरेस्ट भैया ब्याज पर भी जो ब्याज लग गया वो, तो पहले इसमें सिंपल पे जाते हैं। अगर मेरे दोस्त 4% लें 2 साल के लिए, पहले सिंपल निकालते हैं उसका, तो ये 4% 1 साल का, तो 2 साल का कहोगे 8% होता है, तो ये 100 का 8% तो 80 होना चाहिए, यानी कि ये सिंपल इंटरेस्ट तो 80 होना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट तो 80 से ज्यादा होना चाहिए। क्या इसमें जो वैल्यू मिल रही है वो 80 से ज्यादा मिल रही है, इसको ब्याज नहीं मिल रही, 80 से कम मिल रही है, इसका मतलब 4% तो सेटिस्फाई नहीं है। सो को मैं लगाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। अगला है 5%, 1 साल में 5%, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, कहोगे भैया होगा 10%। बहुत ही शानदार। जब ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 10%, तो क्या भैया 1000 का 10% 100 नहीं होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट तो इसमें 100 मिलना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट तो और ज्यादा मिलता है, तो क्या इसमें सिंपल इंटरेस्ट 100 मिल रहा है क्या, 100 से कम मिल रहा है, नहीं 5% नहीं है। 2% पे देखते हैं मेरे दोस्त, 2% देखिए, 1 साल का 2%, तो 2 साल का एसआई कितना हो जाएगा 4%, तो भैया 1000 का 4% कितना होगा 40 रुपए, यानी सिंपल इंटरेस्ट तो 40 मिलेगा ही, सिंपल इंटरेस्ट तो 40 मिलेगा ही, ठीक है 40 मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, क्या अभी 20 रुपए बचे हैं और तब तो ये साल बनेगा 20 रुपए। क्या भैया ये 20 बने, 20 रुपए 1 साल का ब्याज, तो इस ब्याज पर तो ब्याज लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या इस 20 पर इतना ब्याज लग गया 20 रुपए बढ़ गया 100, कितना बढ़ गया भाई, नहीं बढ़ा, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है। अब 3% देखो, यानी भैया 1 साल का 3%, 2 साल का एसआई कितना हो जाएगा 6%, तो भैया 1000 का 6% कितना होगा 60, ये 60 रुपए हो गया। अब भैया 90 पैसे जो और बचे वो क्या है, 1 साल का 60 है भैया, सॉरी 2 साल का 60 है, 1 साल का 30, अगले साल का 30 था, अब इस 30 पर लगा ना 3%, क्योंकि ब्याज पर तो ब्याज लगा, अब इस 30 पर लगा 3%, इस 30 पर 3% लगा, यानी 0.9 रुपए और लगा, जो कि कंपाउंड बन गया। ये तो यहां तो सिंपल था, जो 0.90 और लगा वही तो कंपाउंड हो गया, यानी इस ब्याज पर भी ब्याज लग गया। तो अप्रोच ऐसे रखनी है आपको कि भैया 4% 2 साल में 8 होगा, यानी 80 से ज्यादा होना चाहिए, कंपाउंड तो सिंपल से ज्यादा होगा, सिंपल 80 हो रहा है, हटाओ 2 साल में 10% होता है, यानी इसमें 100 रुपए हो जाने चाहिए सिंपल इंटरेस्ट,
भैया कम है, नहीं घटाओ उसको। भैया 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4% होगा, यानी कि 40 होनी चाहिए, 60 है, बहुत ज्यादा हो गया भैया। 40 पर भी तुम अगर 2% ब्याज लगाओ, ब्याज तो इसी पे लगेगा ना, 2% लगाओ तब भी तो नहीं होगा, 20 रुपए, हटाओ इसको, बचा 3। 2 साल का 6% सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 60 रुपए 2 साल का। अब यही यानी कि एक साल में 30, दूसरे साल में भी 30, तो जो पहले साल में 30 रुपए ब्याज मिला था उस पर भी तो ब्याज लगेगा, यानी उस 30 पर 3% ब्याज लगा ना, उस 30 पर 3% ब्याज लगा, पॉइंट ना। ऐसे प्रश्न देखो, हमने सवाल को सॉल्व नहीं किया, दिमाग से ऑप्शन दे करके आंसर को क्लिक किया है। ठीक है मेरे दोस्त, बढ़ते हैं साथ। अगला क्वेश्चन डीआई का है, बेहतरीन ढंग से, कुछ नहीं है, एकदम हलवा प्रश्न है, खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, अगले क्लास में लगवा दूंगा। 11 12 बिल्कुल ही सिंपल है, सीधे इसको प्लस करके डिवाइड कर देना, कुछ नहीं है, लगा लोगे, दावे के साथ कह रहा हूं, नहीं लगा पाओगे पता नहीं, लगा लोगे मेरे भाई। अब पढ़ते हैं हम 13वें प्रश्न की तरफ। कह रहा है a shopkeeper sells a table a discount of 20%, यानी एक टेबल था, मान लो 100 का टेबल है, उसको उसने 20% के डिस्काउंट पे बेच दिया, यानी 80 पे बेच दिया उसको, एंड earns a profit of 30%, यानी जो 80 को उसने बेचा इस पर भी उसको 30% मिला, यानी कोई चीज 100 की थी उसको उसने 30% के प्रॉफिट में बेचा, यानी 130 में बेचा, तो क्या है जो 80 है वैल्यू, ये 130 की वैल्यू नहीं है, हो गया है। तो हमें तो निकालना है वो कितने का था, तो भैया ये 100% की वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्त, 130 की वैल्यू 80, तो 100 की वैल्यू आती है 80 गुणे जितना कि जिसका निकालना हो जितना रहता है यहाँ, इतने की भैया वो प्राइस थी, यानी भैया 130 की वैल्यू 80 है, ठीक है, तो यानी कि 1% की वैल्यू 80 बटे 130, 100% की वैल्यू 80 बटे 130 आगे कह रहा है इफ ही सेल्स द टेबल एट 10% डिस्काउंट, अब ये आ गया कीमत उसकी, ये आ गई, अगर ये उसको 10% डिस्काउंट पे बेचता यानी 90 में बेचता, हो गया। हाँ, तो कह रहा है देन व्हाट विल बी हिज न्यू प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो उसका नया प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा भैया। अब जब इस पर बेचता उसको कितना मिलता है बताओ जरा हम, चलो लगाते हैं इसको, ये गया बेसिक लगा रहा हूं दोस्त, ये 0 से 0 गया, ठीक है। अब भैया यानी कि 720 बटे 13 रुपए उसको बेचता, इतने को बेचता। अब लेकिन खरीदा कितने में था, तो ये तो इतने में खरीदा था ना, ये यानी ये वैल्यू कितनी आती, 0 से 0 जाता, 8 दामा 8 80 दामा 800, 800 बटे 13 की थी, 800 बटे 13 की वो चीज थी, हो गया। हाँ मेरे भाई, 800 बटे 13 की वो चीज थी, और उसने बेचा कितने में, 720 बटे 13 में, सही तो कर रहा हूं ना, 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, 720 बटे 13, ठीक है। और था कितने का भैया, 90%, हाँ सॉरी थी कितने की चीज वो, 800 बटे 13 की, ठीक। और बेचता उसको कितने में, 90, यानी इससे 10% कम है, फिर भाई 90 में बेचता, 800 बटे 13 की चीज थी, ठीक है। तो इससे प्रॉफिट होता कितने परसेंट का, आप निकालोगे 90 में 13 का गुणा करके, फिर उसमें 800 उठा के, ओवरऑल आपको 46 से 47 के बीच में आएगा। और ऑप्शंस आपके सामने इतने हैं कि 46 के आसपास एक ही ऑप्शन दिया गया है कि 46.25, नहीं आप इसको ऑप्शन से भी क्लिक कर सकते थे मेरे दोस्त, देखो मैंने किया था, ऑप्शन से क्लिक किया, देखो 46.25 दिख रहा होगा, और ऑप्शन से इतने आसपास मेरे दोस्त, ठीक है ना, तो आसपास नहीं है। अगला सवाल कीजिए, अगला सवाल बिल्कुल ही बेसिक है, आप उसको कर ले जाएंगे, और 15 नंबर भी बिल्कुल ही बेसिक है दोस्त, आप उसको भी बेसब्री से कर ले जाएंगे, बिल्कुल ही, उसमें तो सीधे देख उत्तर ही मारना है, कर ले जाएंगे, ठीक है। हाँ 16 वाले एकदम जो समझाने लायक है प्रश्न, ठीक है, वो थोड़ा आसान प्रश्न थे डीआई के। नंबर क्वेश्चन कीजिए मेरे दोस्त, कह रहा है 10 consecutive numbers are given if the average, पहले 10 consecutive numbers दिए गए, लिख लो x consecutive है x plus 1,
x प्लस 2, x प्लस 3 हमने लिखने के बताना है आपको। 4 5 कोई और तो लिखता है मेरे दोस्त, मैंने आपको लिख के बताने हैं, ठीक है ना। 10 नंबर लिख दिए कॉन्स्टिट्यूटिव, 1 2 3 4 8 2 10, ठीक है। 10 consecutive numbers are given if the average of the two numbers given in the middle, ये कर जो बीच में नंबर दिए गए ना उन दोनों का एवरेज, तो ये याद करो बीच में नंबर कौन कौन से हैं उन दोनों का एवरेज निकालना है भैया। 4 इधर से छोड़ो, 4 इधर से छोड़ो, यानी ये 4 इधर छोड़ो, ये 4, ये दोनों नंबर बचे, इन दोनों का एवरेज जो मेरे दोस्त वो 13.5 है। तो इन दोनों का एवरेज कितना है, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, यानी x प्लस x 2x प्लस 549 अपान 2, ये इसका एवरेज आएगा। इसकी वैल्यू दी हुई है 13.5, यहां से निकालिए तो 2x प्लस 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे दोस्त, 13.5 मल्टीप्लाई 2 में करोगे 27, ये 2x की वैल्यू आ जाएगी 18, 27 हो जाएगा 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्त 9, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 9। अब कह रहा है देन व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर्स, प्रथम 6 नंबरों का सम। ये प्रथम 6 नंबरों का सम निकालो, 1 2 3 4 5 6, 6x प्लस 1 2 3 3 6 4 10 15, 6x प्लस 15 आएगा, कहोगे हाँ भैया x की वैल्यू कितनी है 9, यानी कि 6 गुणे 9 प्लस 15, तो भैया 6 9 54 और 54 में 15 जोड़ दोगे भैया 69 आएगा। ऐसे सवाल भी आप ना कर पाए बेकार है, बेसिक से बता दिया हूं एकदम। आगे 18वां प्रश्न देखते हैं, पहले छोटा सा है, लिखिएगा द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 3.5, रेडियस दिया गया स्फीयर का 3.5 सेंटीमीटर। कह रहा है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। भैया किसको नहीं पता टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कैसे सवाल पूछते हो, 4 पाई आर स्क्वायर रख दो, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर रखो, 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू आएगी, काटो इसको 0.5 बार जाएगा, मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो ना, 88 मल्टीप्लाई 71.75 कितना है 154, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है 154 आएगा। यूनिट डिजिट्स कर सकते हो, सॉरी डिजिटल सम से कर सकते हो, क्योंकि इसमें किसी का भी डिजिटल सम 0 नहीं है, केवल 154 को छोड़ो, 154 का छोड़िए, किसी का डिजिटल सम 0 नहीं। डिजिटल सम लगाओ 8 8 16, 16 में 1 6 को जोड़ोगे 7 आएगा डिजिटल सम, यहाँ पे डिजिटल सम कितना आएगा 7 1 8 8 5 13, यानी कि 4 आएगा डिजिटल सम, यानी कि 7 4 जा 28, यानी डिजिटल सम कितना आएगा 0, और 10 0 नहीं 1 आएगा, 1 आएगा डिजिटल सम, 1 आएगा डिजिटल सम, और 154 का भी डिजिटल सम कितना आ रहा है 1 आ रहा है, बाकी किसी के डिजिटल सम 1 नहीं, डिजिटल सम 1 नहीं आ रहा, ठीक है दोस्त। कितना इजी क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको तो आप खुद से भी कर सकते हैं पूरा, देखिएगा। अब मैंने जो आपको अलजेब्रा पढ़ाया ना उसका क्वेश्चन दिखा दो कैसे आता है क्वेश्चन। आप कहते हो ना ऐसे आपके पढ़ाए क्वेश्चन नहीं फंसेंगे तो क्या होगा, देखो प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, मेरे से पढ़े हैं ना इसको उत्तर देख के लगाने वाले हैं आज। एक प्रश्न ये था और एक प्रश्न ये था, पूछे हुए प्रश्न है, पूछे हुए प्रश्न लगा दो, हटाओ इसको स्क्वायर, यहां रूट लग जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी 3, ठीक। a प्लस सॉरी x प्लस 1/x की वैल्यू k है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू k क्यूब -3 into k, ठीक है, ठीक है ना। तो भैया 3 का क्यूब 27 -9 18 आएगा। हो गया। अगला देखो
भैया x प्लस 1/x की वैल्यू k है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है भैया, k का स्क्वायर यानी 16 माइनस 2 14 आएगा। बताया वो प्रश्न है इसलिए समय नहीं लगेगा। आगे अब कह रहा है एक ट्रायंगल है STU, उसमें जो इन रेडियस है भैया देखो इन रेडियस दिया है, इन रेडियस दिया हुआ है 5√3 दिया हुआ है इन रेडियस। ये क्या दिया हुआ है इन रेडियस, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस का फॉर्मूला होता है a/2√3, ठीक है, यानी a/2√3 की वैल्यू दी हुई है 5√3। तो कह रहा है उसका इक्विलेटरल का साइड क्या होगा, यानी a की वैल्यू क्या होगी, कौन नहीं निकाल पाएगा। अपान 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे दोस्त 5√3 मल्टीप्लाई 2√3 निकालो, √3 3 और 3 2 6 5 30, एक वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। इन रेडियस क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का a/2√3 और सर्कम रेडियस a/√3। और एक सवाल देखो अलजेब्रा का है, नया कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कह रहा है a प्लस b प्लस c की वैल्यू 6 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू है 40। भैया कह रहा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 ऐसे होता है। मैंने नहीं बताया है, आगे बता देता हूं, समझो। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3bc का फॉर्मूला लिखो, होता है a प्लस b प्लस c, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। हमारे पास इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, हमारे पास ab bc ca की वैल्यू नहीं है, निकालो ab bc ca की वैल्यू। तो ab bc ca की वैल्यू कैसे निकलेगी, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर करने में। तो भैया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो क्या आएगा मेरे दोस्त, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, इसकी वैल्यू आएगी मेरे दोस्त 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू दी हुई 40, और भैया ये उसकी इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस में 40 यानी माइनस का 4, ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 4। तो भैया ये माइनस का 4 आया, ab प्लस bc प्लस ca माइनस का 4 आया, यहाँ भैया 2 से मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा 2 से डिवाइड होगा, इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 2। अगर माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, माइनस ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू क्या आएगी दोस्त माइनस का 2। भैया ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्त माइनस 2 आ गई ना, ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्त माइनस का 2। आगे रख दो, a प्लस b प्लस c क्या है 6 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या 40, माइनस अगर कॉमन लोगे तो यहाँ से अंदर से प्लस में हो जाएगा और ab प्लस bc प्लस ca आ जाएगा, ab प्लस bc प्लस ca क्या है माइनस का 2 है, माइनस का, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 42 और बाहर 6 मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाहर 6 है मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ नहीं जाएगा 252। एक सवाल और देखो मेरे दोस्त, इसको तो आप धड़ल्ले से उड़ा दोगे, सिंपलीफिकेशन है, इसको उड़ा दो जल्दी, दे रहा हूं, पूछा हुआ सवाल है सारे। इकतीस 3126 भागे 4 ऑफ 521 प्लस 5 गुणे 3 क्या होगा। देखो दोस्त कभी भी भाग को पहले मत करना, पहले ऑफ किया जाता है, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, उसको यही रहने दो 3126 को रहने दो, भाग ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो 4 1 जा 4 4 2 जा 4 5 20 2084 आ जाएगा, ठीक है 2084 आएगा, ठीक है, प्लस और 5 3 जा यहाँ कितना आ जाएगा 15, बहुत शानदार। अब ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ऑप्शन क्या आ रहा पॉइंट में आ रहा ना, बहुत सही बहुत शानदार। इसको डिवाइड करो तो कितनी बार में जाएगा 1 बार में जाएगा ना, फिर यहाँ पे कितना बचेगा डिवीजन कर लेना तो 1 पॉइंट फिर आधा है उसका
इसका आधा और उसमें जोड़ देंगे 1.5, डिवीजन करोगे 1.5 में जाएगा, प्लस में 15 तो कितना आएगा दोस्त 16.5। कैसे किया देखो, एक बार में गया 2084 गया, ये इसका और आधा, इसका आधा पॉइंट में आधा, इसका आधा क्या आएगा 104, देखो 6213, क्या वही नहीं है? ऐसे कैलकुलेशन करते हैं मेरे दोस्त। अब तो शायद कोई इसमें सवाल बचा नहीं है। इनकम वाले क्वेश्चन से उसको मैं बाद में कराऊं। एक प्रश्न और जो आपके ऑप्शन से हो जाने, कह रहा है ए और बी के मार्क का अंतर, यानी ए जो है ना, ए जो है वो बी से 25 नंबर ज्यादा पाता है, और इन दोनों का जो सम है, इफ एंड मार्क ऑफ ए वर इक्वल टू 60% ऑफ देयर सम, यानी ए जो नंबर पाता है ना वो 60% है किसके, ए प्लस बी के सम का। ऑप्शन आपके सामने है 75 और 50, जिसका अंतर 25 है। इन दोनों का अंतर 25 होगा तभी तो ए 25 नंबर ज्यादा पाएगा, यानी 75 और 50, इसमें अंतर 25 का है। और दूसरे ऑप्शन में भैया अंतर 25 का है, यानी 55 और 80, इसमें भी अंतर 25 का है। तीसरे में अंतर 25 का नहीं है, और चौथे में अंतर 25 का है, 75 और 100। यानी यहां से क्वेश्चन ने हमको फंसा दिया। क्या फंसाया कि भैया हमको तो यहाँ पे बता दिया कि ए जो है बी से 25 नंबर ज्यादा पाता है, यानी कि दोनों के स्कोर का अंतर 25 नंबर होगा, 25 नंबर होगा। कहा जो ए है ना भाई, जो ए है, ए यानी कि 75 नंबर पाया, ये बराबर है इन दोनों के सम के। इन दोनों के सम के कितना है 125, इन दोनों के सम के 60%। 60% की वैल्यू क्या होती है 3/5, ये इसका 3/5, 3/5 है। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है भैया, देखो 25 75 सेटिस्फाई कर दिया, ये उत्तर आपका सही हो गया भाई। आप समझाइए कैसे किया, दोनों का अंतर 25 है, मैंने पहले ऑप्शन उठाया, और कह रहा है कि जो ए का मान है यानी 75, ये ए और बी के सम का 60% है, यानी 75 और 50 125 का 60%, यानी कि 60/100, यानी कि 20 से भाग करेंगे 3/5, यानी 125 का 3/5। क्या सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है। बाकी ये कर आगे की तरफ नहीं करेंगे सेटिस्फाई। तो भाई आप सभी क्वेश्चंस को हम हल कर लेते हैं मेरे दोस्त। तो ये क्लास है और प्रैक्टिस क्लास थी, बहुत ही मजा आया होगा आप लोगों को, मुझे पता है, और क्योंकि मैंने बहुत फास्ट क्वेश्चंस को किए हैं और लगभग 47 मिनट क्वेश्चंस को करते हुए हो गए मेरे दोस्त, और पता भी नहीं चला। ठीक है, तो अब दोस्त इतने में ही क्लास को रोकते हैं। लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, एक आध दो क्वेश्चन जो बचे हुए हैं डीआई के वो आप खुद ही कर लेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है दोस्त, ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे कल। ठीक है, बाय।